गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं 11th चैप्टर का पौधों में स्थानांतरण। 11th क्लास का 11th जो चैप्टर है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं 11th क्लास का 11th चैप्टर जो चल रहा है बायो का, पौधों में स्थानांतरण। उसका अगला पार्ट है स्टोमेटा या रंध्र। स्टोमेटा या रंध्र की संरचना के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, स्टोमेटा है क्या? तो स्टोमेटा पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले अत्यंत सूक्ष्म छिद्र जो श्वसन और वाष्पोत्सर्जन दो काम करते हैं। श्वसन की क्रिया में भाग लेते हैं और वाष्प का उत्सर्जन करते हैं। इन अत्यंत सूक्ष्म छिद्रों को ही क्या बोलते हैं? स्टोमेटा कहा जाता है। एक बीजपत्री पत्ती जो होती है, एक बीजपत्री पत्ती के अंदर दोनों सतह पर मतलब कि पत्ती की अपर एपिडर्मिस पर भी और लोअर एपिडर्मिस पर, दोनों एपिडर्मिस पर क्या पाए जाते हैं? स्टोमेटा पाए जाते हैं। और जो द्विबीजपत्री पादप है, उस द्विबीजपत्री पादप के केवल एक सतह पर ही स्टोमेटा पाए जाते हैं। स्टोमेटा की संख्या पत्ती के ऊपर 1 से लेकर तो 1 लाख तक हो सकती है। ठीक है, और इसका आकार कुछ में किडनी के आकार का, ठीक है, डाइकॉट में द्विबीजपत्री में किडनी के आकार का, और मोनोकॉट में एक बीजपत्री में ये डंबल शेप का भी होता है। ठीक है, भिन्न भिन्न कोशिकाओं में या भिन्न भिन्न पत्तियों के अंदर इसकी आकार भी भिन्न भिन्न होता है, संख्या भी भिन्न भिन्न होता है। तो डाइकॉट के अंदर ये किडनी शेप और मोनोकॉट के अंदर ये डंबल शेप का होता है। अब इसकी संरचना देखें कि पत्ती की सतह पर पाए जाने वाला जो सूक्ष्म छिद्र है स्टोमेटा, ये पूरी संरचना है स्टोमेटा की। स्टोमेटा के मध्य में एक छिद्र होता है जिसको बोलते हैं स्टोमा। इस छिद्र को क्या कहा जाता है? स्टोमा। इस स्टोमा के चारों ओर 2 कोशिकाएं पाई जाती है। एक कोशिका ये इधर की साइड है और एक कोशिका इधर की साइड है। दोनों तरफ एक एक की संख्या में कोशिकाएं हैं। इन दोनों की तरफ पाई जाने वाली कोशिकाओं को गार्ड सेल कहते हैं, रक्षक कोशिका कहा जाता है। ये जो रक्षक कोशिका है, इसकी अंदर की भित्ति तो मोटी होती है, अंदर वाली भित्ति अप्रत्यास्थ होती है और अपारदर्शी होती है, जबकि इसकी बाहरी झिल्ली जो होती है वो पतली होती है, लचीली होती है, प्रत्यास्थ होती है, पारदर्शी होती है। ठीक है, इस रक्षक कोशिका के अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण ये फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं। ये लिखा है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इस रक्षक कोशिका का जब दाब बढ़ता है, ओपी बढ़ जाता है, तो ये रक्षक कोशिका स्फीति दशा में आती है, फूलने लगती है और स्टोमेटा खुल जाते हैं। और दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसलिए स्टोमेटा खुले रहते हैं, और रात्रि के समय स्टोमेटा बंद रहते हैं। इन रक्षक कोशिका के चारों ओर, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इस रक्षक कोशिका के चारों ओर अतिरिक्त कोशिका पाई जाती हैं, सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन सहायक कोशिकाओं को बोला जाता है सब्सिडरी सेल्स, सहायक कोशिकाएं। ठीक है, जो कि स्टोमेटा की सहायता करती है। ये स्टोमेटा दिन में खुले और रात्रि के अंदर क्या होते हैं? बंद होते हैं। दिन में खुलने वाले स्टोमेटा, अधिकांश पौधों के स्टोमेटा जो है प्रकाश की उपस्थिति में खुलते हैं, इसलिए उसको प्रकाशानु चलित स्टोमेटा कहा जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में खुलते हैं इसलिए प्रकाश अनुचलित, प्रकाश की उपस्थिति में चलने वाले। सामान्यतः सभी पौधों में कौन सा? प्रकाशानुचलित स्टोमेटा पाया जाता है, जबकि कुछ पौधे जैसे नागफनी या मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाले जो पादप होते हैं, उन पादपों के स्टोमेटा रात्रि में खुले रहते हैं। इस कारण उन्हें याद रख लेना, तिमिरानुचलित, ऑब्जेक्टिव में याद रखना, तिमिरानुचलित स्टोमेटा कब खुलते हैं? तो तिमिर मतलब होता है रात में चलने वाले स्टोमेटा को तिमिरानुचलित स्टोमेटा कहा जाता है। तो ये जो चित्र बताया मैंने आपको खुले हुए स्टोमेटा का, इसी प्रकार एक स्टोमेटा और बनाना है, बस खुले की जगह ये छिद्र जो है आपको बंद कर देना है, तो वो बंद स्टोमेटा का चित्र हो जाएगा। तो खुले और बंद दोनों प्रकार के स्टोमेटा का चित्र बन जाएगा। क्वेश्चन बनेगा स्टोमेटा की संरचना का सचित्र वर्णन करो। तो एक बार फिर से रिपीट सुन लो। स्टोमेटा पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले अत्यंत सूक्ष्म छिद्र हैं। एक बीजपत्री पत्ती की दोनों सतह पर और द्विबीजपत्री पत्ती की केवल एक ही सतह पर स्टोमेटा पाए जाते हैं।
इन स्टोमेटा की संख्या 1 से लेके तो 1 लाख तक हो सकती है 1 घन सेंटीमीटर में, पत्ती के 1 घन सेंटीमीटर क्षेत्र में, है ना, पूरी पत्ती की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 1 घन सेंटीमीटर में। ये जो द्विबीजपत्री पत्ती है उसके अंदर स्टोमेटा की जो रक्षक कोशिका है वो किडनी के शेप की होती है, और जो एक बीजपत्री की है वो कैसे डंबल के शेप की होती है। इस स्टोमेटा के चारों ओर ये मुख्य छिद्र है जिसको बोलते हैं स्टोमा। इस स्टोमा के चारों ओर 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें रक्षक कोशिका या गार्ड सेल कहते हैं। ये रक्षक कोशिका रक्षा करने का काम करती हैं। इस कोशिका के अंदर की भित्ति जो है मोटी, अप्रत्यास्थ और अपारदर्शी होती है, जबकि बाहर की भित्ति जो है पतली, लचीली व पारदर्शी होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इस रक्षक कोशिका के अंदर क्लोरोप्लास्ट और केंद्रक उपस्थित होता है। क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण रक्षक कोशिका के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इस रक्षक कोशिका के बाहर की ओर अतिरिक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें सहायक कोशिका या सब्सिडरी सेल कहा जाता है। ठीक है, दिन के समय खुलने वाले स्टोमेटा को प्रकाशानुचलित और रात्रि के समय खुलने वाले स्टोमेटा को तिमिरानुचलित स्टोमेटा कहा जाता है। अब स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि देखेंगे। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि। अब स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि के संबंध में अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग सिद्धांत दिए, जिसमें से एक सिद्धांत है परासरणी सिद्धांत, एक परासरणी सिद्धांत है, एक स्टार्च शर्करावाद है, स्टार्च शर्करावाद, और एक है पोटेशियम स्थानांतरण वाद। तीनों वादों को हम एक एक करके समझेंगे। ठीक है, पहला वाद कौन सा है? परासरणीवाद। इस सिद्धांत को दिया था सबसे पहले वॉन मोल ने। किसने? वॉन मोल ने 1956 में। परासरणीवाद, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने का यह सिद्धांत वॉन मोल ने 1956 में दिया था, और इनके अनुसार दिन के समय रक्षक कोशिका के अंदर क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो इस रक्षक कोशिका के अंदर भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है। भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है तो ये रक्षक कोशिका जो है आसून होने लगती है, मतलब फूलने लगती है, और फूल करके स्फीति दशा में आ जाती है। जब ये कोशिकाएं, दोनों कोशिकाएं स्फीति दशा में आती, टर्जेट हो जाती हैं, फैल जाती हैं, तो बीच वाला छिद्र जो है वो खुल जाता है। और इसके खुलने में क्या होता है कि जब ये आसून होती है तो ओपी बढ़ जाता है, मतलब परासरण दाब बढ़ जाता है। अब परासरण दाब बढ़ गया यहाँ पर, तो बाहर की कोशिकाओं का, कौन सी कोशिकाओं का? सहायक कोशिका, सब्सिडरी सेल का जो जल है वो निम्न सांद्रता से कहाँ की ओर? उच्च सांद्रता, कम ओपी से अधिक ओपी की ओर गमन करने लगता है। अब यहाँ से यहाँ पानी भी पहुँच गया। अब पानी भी पहुँच गया तो रक्षक कोशिका पूरी तरह टाइट हो जाती हैं और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। इसके विपरीत रात्रि के समय जो है अंदर रक्षक कोशिका के अंदर कौन सी क्रिया नहीं होती? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, जिससे भोज्य पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, जिससे ओपी बढ़ता नहीं है, मतलब ओपी घट जाता है। ओपी के घटने के कारण अंदर का जल कहाँ जाता है? रात्रि के समय बाहर आ जाता है, और स्टोमेटा क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। तो स्टोमेटा के खुलने, अगला क्वेश्चन बनेगा, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने का परासरणी सिद्धांत दीजिए। ठीक है, तो फिर से सुन लेना एक बार। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने का परासरणी सिद्धांत वॉन मोल ने 1956 में दिया था। वॉन मोल ने बताया कि दिन के समय स्टोमेटा के चारों ओर जो पाई जाने वाली रक्षक कोशिकाएं, रक्षक कोशिका में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा किसका निर्माण होता है? भोज्य पदार्थ का। आप सब जानते हो समीकरण CO2 + H2O C6 H12O6, पहले से सुनी हुई है समीकरण तो। ठीक है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, और ग्लूकोज के निर्माण के कारण रक्षक कोशिका का परासरण दाब बढ़ जाता है। जब परासरण दाब बढ़ जाता है तो सहायक कोशिकाओं का जल अंदर की ओर, रक्षक कोशिका की ओर प्रवेश करना शुरू कर देता है। जब अंदर की ओर जल प्रवेश करता है तो अंदर की कोशिका, मतलब रक्षक कोशिका जो है स्फीति दशा में आ जाती है, आसून होते होते, मतलब फैलते फैलते स्फीति दशा में या टर्जिड स्टेज में आ जाती है, जिससे क्या होते हैं? स्टोमेटा खुल जाते हैं। ठीक है, इसके विपरीत रात्रि के समय क्या होगा? रात्रि के समय प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, भोजन नहीं बनेगा, ओपी नहीं बढ़ेगा, पानी अंदर से बाहर की ओर जाने लग जाएगा, जिसके कारण स्टोमेटा स्लथ अवस्था में या बंद अवस्था में आ जाएंगे। तो ये पहला सिद्धांत हुआ परासरणी सिद्धांत।
अब स्टोमेटा के खुलने और बंद होने का अगला सिद्धांत है जिसका नाम है स्टार्च शर्करा वाद। स्मॉल सायरे और इसका अर्थ ने, स्मॉल सायरे और इसका अर्थ ने, याद रखना फिर से, स्मॉल सायरे और इसका अर्थ ने स्टोमेटा के खुलने और बंद होने का एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। उस सिद्धांत का नाम है, कौन सा वाला सिद्धांत? स्टार्च शर्करा वाद है। स्टार्च और शर्करा वाद, स्मॉल सायरे और इसका अर्थ ने स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया के संबंध में एक सिद्धांत दिया है जिसका नाम है स्टार्च शर्करा वाद। दिन के समय शर्करा बनती है और रात्रि के समय स्टार्च बनती है। जब शर्करा बनती है तो ओपी बढ़ जाएगा, ओपी बढ़ जाएगा, स्टोमेटा खुल जाएंगे। ओपी के बारे में बताया था वॉन मोल ने। अब हमको क्या देखना है? स्टार्च शर्करा की बात करना है। जब पीएच मान बढ़ता है, जब रक्षक कोशिका पीएच मान उच्च हो जाता है, मतलब रक्षक कोशिका कौन सी? क्षारीय दशा में आ जाती है। अवस्था कौन सी? क्षारीय, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन प्रकृति आप समझते हो। 7 से कम हो मतलब अम्लीय, 7 से प्लस हो मतलब क्षारीय और 7 हो तो उदासीन अवस्था। तो जब रक्षक कोशिका का पीएच उच्च होगा, पीएच उच्च कब होगा? दिन के समय। कैसे होगा? इस रक्षक कोशिका के अंदर दिन के समय CO2 और जल मिलकर के, CO2 और जल मिलकर के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ग्लूकोज बनाएंगे। ठीक है, तो CO2 खर्च हो जाएगी दिन में। और ये CO2 कहाँ से आई? पौधे श्वसन की क्रिया में जो CO2 बना रहे हैं वो CO2 को प्रकाश संश्लेषण में खर्च कर रहे हैं। तो दिन के समय ये CO2 खर्च हो जाती है और ग्लूकोज बन जाता है। CO2 खर्च हो गई तो पीएच मान क्या हो गया? उच्च हो गया। उल्टा याद रखना, CO2 कम है तो पीएच अधिक है, CO2 अधिक है तो पीएच कम है। ठीक है, तो CO2 खर्च हो गई दिन के समय तो CO2 की सांद्रता कम हो गई और CO2 की सांद्रता कम हो गई, ग्लूकोज बन गया और ग्लूकोज के बनने के कारण पीएच मान उच्च हो गया, मतलब क्षारीय अवस्था में आ गई रक्षक कोशिका। ठीक है, ग्लूकोज या उसको बोलते हैं शर्करा। शर्करा की उपस्थिति में ये रक्षक कोशिका का ओपी बढ़ गया, बाहर का जल सारा अंदर आ गया। अंदर के जल आ जाने के कारण कोशिका आसून स्थिति में आ गई और स्फीति हो गई, टर्जिड हो गई और स्टोमेटा खुल गए। ठीक इसके विपरीत रात्रि के समय क्या होता है कि CO2 खर्च नहीं होती है, CO2 खर्च नहीं होती है, मतलब CO2 बढ़ रही होती है रात को। क्यों बढ़ रही होती है? क्योंकि पौधे श्वसन तो दोनों टाइम करते हैं और दिन में बनी हुई श्वसन के दौरान CO2 खर्च हो जाती है काय में? प्रकाश संश्लेषण में। रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है और कौन की मात्रा बढ़ती रहती है? CO2 की मात्रा बढ़ती रहती है। क्यों? क्योंकि ये खर्च नहीं होती है। जब CO2 की सांद्रता बढ़ने लगती है और ग्लूकोज नहीं बनता है, रात को ग्लूकोज नहीं बनता है, तो CO2 की सांद्रता बढ़ने पर पीएच मान घट जाता है, कम हो जाता है। और पीएच मान घट जाएगा किसका? रक्षक कोशिका का। तो रक्षक कोशिका का जल कहाँ आने लगेगा? उच्च पीएच की ओर, मतलब बाहर सहायक कोशिका की ओर आने लग जाएगा। और जब जल बाहर की ओर आएगा तो रक्षक कोशिका स्लथ दशा में आना शुरू हो जाएंगी और स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। जब हम इनका स्टार्च शर्करावाद लिखेंगे तो उसके पहले हम ये बताएंगे कि स्टोमेटा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देंगे कि स्टोमेटा पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छिद्र हैं, दिन में खुले रात में बंद रहते हैं। कुछ विपरीत परिस्थिति भी रहती है, जिनके दिन में खुले रहते हैं उनको तिमिरानुचलित, जिनके रात में खुले रहते हैं उनको प्रकाशानुचलित, ये विपरीत स्थिति भी बताएंगे हम। ठीक है, 2-4 लाइन अपने को स्टोमेटा के बारे में बताना, उसके बाद बताना है स्टार्च शर्करावाद। तो स्मॉल सायरे और स्कार्थ ने जो है स्टोमेटा के खुलने और बंद होने का ये वाला सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि शर्करा की उपस्थिति में स्टोमेटा खुल जाएंगे और स्टार्च की उपस्थिति में स्टोमेटा बंद हो जाएंगे, क्योंकि शर्करा जल में घुलनशील होती है और जल में घुलनशील होने के कारण क्या है? इसकी स्फीति दशा बढ़ जाएगी और स्फीति दशा बढ़ेगी, ओपी बढ़ेगा तो बाहर का जल अंदर आ जाएगा और स्टोमेटा खुल जाएंगे। इसके विपरीत जो रात्रि में बना हुआ स्टार्च है वो जल में अघुलनशील होता है और जल में अघुलनशील होता है तो क्या होता है कि अंदर का जो जल है उसका उपयोग नहीं होता है, वो निकल करके कहाँ जाता है? बाहर आ जाता है और स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। सिर्फ एक बात याद रखना, उच्च पीएच स्टोमेटा को खोल देते हैं और निम्न पीएच स्टोमेटा को बंद कर देते हैं। जब CO2 कम होगी, CO2 कम होगी तो पीएच उच्च होगा और CO2 अधिक होगी तो पीएच निम्न होगा, एक दूसरे का उल्टा है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा अगला सिद्धांत जिसका नाम क्या था? स्टार्च शर्करावाद। अब K+ स्थानांतरण वाद, मतलब पोटेशियम स्थानांतरण वाद।
अब इसके बारे में अच्छे से याद रखना कि पोटेशियम स्थानांतरणवाद के बारे में फिशर तथा फ्यूजिनो दो वैज्ञानिकों ने स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया के संबंध में एक सिद्धांत दिया। उसका नाम क्या है? पोटेशियम स्थानांतरणवाद। उन्होंने बताया कि जब पोटेशियम रक्षक कोशिका में प्रवेश करता है तो पोटेशियम के कारण रक्षक कोशिका में विभिन्न परिवर्तन आते हैं, जिसके कारण स्टोमेटा खुल जाते हैं। और जब ये पोटेशियम रक्षक कोशिका से बाहर निकल जाता है तो विभिन्न परिवर्तन के फलस्वरूप रक्षक कोशिका स्लत दशा में आ जाती है और स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। अब इन्होंने स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को एक फ्लो चार्ट के द्वारा समझाया, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले दिन के समय प्रकाश की उपस्थिति में क्या होगा? दिन के समय जो गार्ड सेल है, रक्षक कोशिकाएं हैं, रक्षक कोशिका में मैलिक एसिड बनता है। ये बता रहे हैं क्या? दिन के समय प्रकाश की उपस्थिति में रक्षक कोशिका में क्या बनता है? मैलिक एसिड बनता है। ये मैलिक एसिड जो है दो आयनों में टूट जाता है, मेलेट आयन प्लस H+ आयन में टूट जाता है, मेलेट और हाइड्रोजन आयन में टूट जाता है। ये हाइड्रोजन आयन जो है, H+ आयन जो है, वो H+ आयन कोशिका से कहाँ जाते हैं? रक्षक कोशिका से बाहर आ जाते हैं, रक्षक कोशिका से बाहर आ जाते हैं। जब ये H+ आयन, हाइड्रोजन आयन बाहर आने लगते हैं तो इसके अंदर के आयनों के संतुलन को बनाए रखने के लिए बाहर से कौन? K+ आयन कहाँ पर? रक्षक कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। कौन? K+ आयन रक्षक कोशिका में प्रवेश करता है। जब ये रक्षक कोशिका में प्रवेश कर जाता है तो रक्षक कोशिका में ये K+ आयन जो है, मतलब पोटेशियम आयन जो है, पोटेशियम मेलेट बनाता है। ठीक है, और पोटेशियम मेलेट बना करके ये रक्षक कोशिका के रिक्तिका में चला जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? रिक्तिका में चला जाता है। जब रिक्तिका में पहुंचा तो क्या हुआ? यहाँ पर परासरण दाब बढ़ जाता है। किसका? गार्ड सेल का। रक्षक कोशिका का क्या हो जाता है? OP बढ़ जाता है। रक्षक कोशिका का OP बढ़ जाएगा, और जब OP बढ़ जाता है तो रक्षक कोशिका कौन सी दशा में आ जाएगी? रक्षक कोशिका गार्ड सेल स्फीति दशा में आ जाएगी, और गार्ड सेल जब स्फीति दशा में आ गई तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे? स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। ठीक है, इसके विपरीत रात्रि के समय वापस वही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी कि पोटेशियम आयन वापस बाहर निकल जाएंगे, H+ आयन अंदर आ जाएगा। H+ आयन के अंदर आते ही रक्षक कोशिका स्लत दशा में आ जाएगी, स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। तो फिर से देख लो, पोटेशियम स्थानांतरणवाद, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने का एक स्थानांतरणवाद दिया है। पोटेशियम स्थानांतरणवाद जो फिशर तथा फ्यूजिनो नामक वैज्ञानिक ने दिया है। उन्होंने बताया कि पोटेशियम आयन जो है स्टोमेटा को खोल देते हैं और पोटेशियम के आयन की अनुपस्थिति में स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। उसे एक फ्लो चार्ट के द्वारा समझाया। सबसे पहले दिन के समय प्रकाश की उपस्थिति में रक्षक कोशिकाओं में क्या बनता है? मैलिक एसिड बनता है। ठीक है, ये मैलिक एसिड जो है दिन में ही मेलेट और H+ आयन में बदल जाता है। ये सुबह से शुरुआत हुई, जैसे ही प्रकाश प्रारंभ हुआ वैसे ही क्रिया शुरू हो गई। मेलेट आयन और H+ आयन बन गया। H+ आयन जो है रक्षक कोशिका से बाहर आ जाता है। कहाँ पर? इन सहायक कोशिकाओं में। अब इस कोशिका का आयनों का संतुलन को बनाए रखने के लिए सहायक कोशिका से कौन? K+ आयन कहाँ पर? रक्षक कोशिका में प्रवेश करता है, गार्ड सेल में। अब ये गार्ड सेल में जाकर के K+ आयन मेलेट के साथ क्रिया करके पोटेशियम मेलेट बना लेता है। अब ये पोटेशियम मेलेट जो है यहाँ से इस रिक्तिका के अंदर पहुँच जाता है। रिक्तिका में पहुँचने के कारण रक्षक कोशिका का OP मतलब परासरण दाब बढ़ जाएगा। OP बढ़ने के कारण जो है ये रक्षक कोशिका स्फीति दशा में आ जाती है और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। इस प्रकार ये स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि चलती रहती है। तो इसके अंदर आपके 3-4 क्वेश्चन बने। पहला क्वेश्चन बनेगा स्टोमेटा की संरचना का सचित्र वर्णन करो। दूसरा क्वेश्चन बनेगा स्टोमेटा के खुलने और बंद होने का परासरणी सिद्धांत। अगला स्टोमेटा का खुलने और बंद होने का स्टार्च शर्करावाद, और आखिरी स्टोमेटा के खुलने और बंद होने के पोटेशियम स्थानांतरणवाद को समझाइए। अब इसके आगे अगली वीडियो में हम देखेंगे।
थैंक यू।